हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विज्ञान में। रात 8 बजे जो हमारी उत्तराखंड वन लाइनर और सामान्य हिंदी की एमसीक्यू चल रही है आगामी कनिष्ठ सहायक परीक्षा के लिए, आज उसका देखेंगे हम भाग 5। इससे पहले हम 4 भाग देख चुके हैं, तो पुराने भाग ज़रूर देखें आप। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 20 हिंदी के इम्पोर्टेंट सवाल जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और उसके बाद लगभग 30-40 पॉइंट देखेंगे हम उत्तराखंड के वन लाइनर। तो स्टार्ट करते हैं। पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, प्रैक्टिस सेट लगाएं। परीक्षा वाणी की जितनी भी सीरीज हमने करवाई है, आधुनिक भारत करवाया है, प्राचीन भारत करवाया है, तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। सारे जितने भी हमारी पुरानी क्लास है उनके सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला सवाल है, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। यह किस प्रकार का वाक्य है? छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो हमारे ऑप्शन हैं सरल वाक्य, जटिल वाक्य, संयुक्त वाक्य या संयुक्त वाक्य, या इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन है, इन नन ऑफ दीज। तो सही जवाब हमें बताना है। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसका सही जवाब है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। अगला सवाल देखते हैं, आज का हमारा दूसरा सवाल। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा क्या है? अंडमान निकोबार जो हमारा द्वीप समूह है, वहाँ की जो भाषा है वो क्या है? हमारे ऑप्शन है बंगाली, निकोबारी, हिंदी या अंडमानी। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा क्या है? आज का हमारा दूसरा सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो तुरंत जवाब भी दें सभी लोग। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। तो आज के दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है सवाल। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन है उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो हमें बताना है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। 4 हमारे ऑप्शन हैं, तुरंत जवाब दे सभी लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। आज का हमारा तीसरा सवाल है, शुद्ध शब्द बताना है हमने। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वल। अगला सवाल देखते हैं। ये पत्र लेखन से रिलेटेड सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आजकल इनसे भी सवाल बनते हैं हमारे। अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक, प्रेषक माने सेंडर, सेंडर माने भेजने वाला, प्रेषक का नाम और पदनाम होता है। हमारे ऑप्शन है बाईं ओर अंत में, दाईं ओर अंत में, बाईं ओर शीर्ष में या दाईं ओर शीर्ष में। चौथा सवाल है आज का हमारा, तो जल्दी से जवाब दें सभी लोग। अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाईं ओर शीर्ष में, बाईं ओर टॉप में, शीर्ष में। अगला सवाल देखते हैं। ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? हमारे ऑप्शन है श्रव्य माध्यम, मुद्रण माध्यम, परंपरागत माध्यम या आधुनिक दृश्य माध्यम। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आज का 5वां सवाल है। ईमेल एक प्रकार की मैसेजिंग सेवा है, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म है। ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, आज का 5वां सवाल है हमारा। तो इसका राइट आंसर है आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। दृश्य मतलब जिसको हम देख सकते हैं, श्रव्य मतलब सुन सकते हैं, तो दृश्य माध्यम में आता है। मुद्रण मतलब
जो छापे जाने योग्य हो। अगला सवाल देखते हैं, आज का हमारा छठा सवाल। संबंधवाचक संज्ञा का विशेषण, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण बताइए। संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है मौसेरा भाई, तीन शेर, मीठा फल या कड़वी बात। आज का छठा सवाल है, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, जल्दी से जवाब दें सभी लोग। संबंधवाचक संज्ञा विशेषण काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज के छठे सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौसेरा भाई। मौसेरा भाई, ये जो हमारी सीरीज चल रही है 31 तारीख के कनिष्ठ साहित्य के लिए चल रही है, इसके बाद जो अगला पेपर है ये सीरीज उस पेपर को फोकस करेगी। अगला सवाल है आज का 7वां सवाल, देखते हैं। जो शब्द लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं। जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं। हमारे ऑप्शन है विकारी शब्द, अविकारी शब्द, रूढ़ शब्द या योग रूढ़ शब्द। जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आज का 7वां सवाल, तो इसका राइट आंसर है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के अंदर अगर एग्जाम्पल देखें तो अव्यय इसका उदाहरण होता है। अगर यहीं पर सवाल होता जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार बदल जाते हैं तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्दों के उदाहरण क्या हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब रूढ़ शब्द क्या है? रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं, तो उसमें रूढ़ शब्द आता है, यौगिक आता है और योग रूढ़ आता है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े या अलग नहीं किए जा सकते हैं, यानी जिनमें संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय के नियम नहीं लग सकते हैं, उन्हें रूढ़ कहते हैं। और योग रूढ़ में क्या होता है? ये जुड़कर बने रहते हैं सवाल और एक विशेष अर्थ दिखाते हैं। योग रूढ़ शब्द रचना के आधार पर ही शब्द का एक प्रकार है। योग रूढ़ शब्द के अंदर अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जाए, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ के अंदर आते हैं। जैसे गजानन, गजानन कहते ही गणेश जी का ख्याल आता है। दशानन कहते ही रावण। इस तरीके, जैसे नीलकंठ कहते ही भगवान शिव जी का चित्र सामने आता है। तो वो सारे एग्जाम्पल योग रूढ़ के अंतर्गत आएंगे। तो अगला सवाल देखते हैं, आज का हमारा 8वां सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल, संधि से रिलेटेड। कुशासन में कौन सी संधि है? कुश धन आसन में कौन सी संधि है? कुश धन आसन मिलकर बनाएंगे कुशासन। तो हमसे पूछा है कि कुशासन में कौन सी संधि है। हमारे ऑप्शन है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। हमारे जो यूके SSSC का सिलेबस है उसमें संधि में केवल स्वर संधि दे रखी है, तो हमने केवल स्वर संधि पर ही फोकस करना है। आज का 8वां सवाल है, तो जल्दी से जवाब दे सभी लोग। कुश धन आसन, आज का 28वां सवाल, तो इसका राइट आंसर है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के हमारे 9th सवाल की तरफ। नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और वे शब्द जो किसी शब्दांश के आगे लगकर या आदि में लगकर उसका अर्थ बदलते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो हमें बताना है नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। हमारे ऑप्शन है इमा, लिमा, नी या मा। नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आज का हमारा 9वां सवाल है, तो जल्दी से जवाब दें सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इमा। नील धन इमा, नीलिमा। अगला सवाल देखते हैं, आज का हमारा 10वां सवाल। पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द बताइए। पूर्ववर्ती, ये दिशा वाला नहीं है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाला। जैसे वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं,
तो उनसे पहले के जो रहे हैं प्रधानमंत्री वो पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री हो गए। तो पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक हमने बताना है। हमारे ऑप्शन है पश्चिमवर्ती, दक्षिणवर्ती, परवर्ती या उपर्युक्त में से कोई नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आज का हमारा 10वां सवाल है। तो इसका राइट आंसर होता है, ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर है परवर्ती। इसकी जगह पे एक और ऑप्शन आ सकता था, उत्तरवर्ती भी कहते हैं इसे, याद रखेंगे। ये दिशा वाला बिल्कुल भी नहीं है, ये याद रखें। पूर्ववर्ती का अगर विपरीतार्थक यानी मोदी जी के बाद जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे या उनके बाद जो भी आएंगे वो परवर्ती वाले हो जाएंगे, यानी बाद वाले हो जाएंगे। या अगर कोई सन का एग्जाम्पल लूँ, माना 2000 मैंने सन ले लिया, तो 2000 के पहले के जो भी समय होगा वो पूर्ववर्ती समय है, और सन 2000 के बाद का जो समय है वो परवर्ती या उत्तरवर्ती समय है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के 10 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 11वां सवाल देखते हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताइए। अशुद्ध वाक्य बताइए। तो हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा ऑप्शन है देश भर में यह बात फैल गई। तीसरा ऑप्शन है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। और चौथा ऑप्शन है आज के 11वें सवाल का, न जाने कितने जीव पैदा होते हैं। तो हमने बताना है कि इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं हमारे पेपरों में। अशुद्ध वाक्य यानी गलत वाक्य हमने बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल अशुद्ध है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। निम्न में से क्रिया के सही भेद हैं। पहला ऑप्शन है सकर्मक अकर्मक। दूसरा ऑप्शन विकर्मक सकर्मक। तीसरा ऑप्शन है विकर्मक अकर्मक। और फाइनल ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रिया का सही भेद बताना है हमने। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्रिया शब्द का अर्थ होता है जब कोई काम हो रहा होता है तो उसी को कहते हैं क्रिया। और क्रिया का जो मूल होता है वो धातु होती है, ये याद रखेंगे सभी लोग। और शब्दों का वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो विकार के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी के अंतर्गत जो हमारे शब्द आते हैं वो आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। यानी क्रिया किस प्रकार के शब्दों के अंतर्गत आएगी, विकारी शब्दों के अंतर्गत। लेकिन सवाल यहाँ पर है निम्न में से क्रिया के सही भेद बताइए। तो आज के 12वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक अकर्मक। अगला सवाल देखते हैं। आज का 13वां सवाल, बघेली किस उपभाषा की बोली है। बघेली किस उपभाषा की बोली है। हमारे ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। बघेली किस उपभाषा की बोली है। हिंदी के बारे में आपको बताया जाए तो हिंदी में 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां होती हैं। तो बघेली किस हिंदी की उपभाषा की बोली है हमने बताना है। आज का हमारा 13वां सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। याद रखें सभी लोग। अगला सवाल देखते हैं। आज का हमारा 14वां सवाल, घोड़ा का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन है हमारे तमाल, हय, जम्बुक, वायस। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द बताएं। 4 हमारे ऑप्शन हैं, तो जल्दी से जवाब दे सभी लोग। घोड़ा का पर्यायवाची बताएं। इस हफ्ते एक वीडियो आपके लिए करंट अफेयर की एक और आएगी, जिसमें हम वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या अलग अलग विभागों के अध्यक्ष कौन है वो वीडियो आएगी। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, तो तैयार रहें उस वीडियो के लिए। 1-2 दिन में आ जाएगी वो वीडियो, कल भी आ सकती है। जैसी व्यवस्था होगी उस हिसाब से वीडियो आएंगी। घोड़ा का पर्यायवाची बताइए। आज का हमारा 14वां सवाल एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हय। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 15वां सवाल,
पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं? पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है हवाई पत्र, निर्यात पत्र, पार पत्र या प्रेषण पत्र। पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आज का हमारा 15वां सवाल है, तो जल्दी से जवाब दें सभी लोग। पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पासपोर्ट को हिंदी में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पारपत्र। पारपत्र। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के हमारे 16वें सवाल की तरफ। तो हमारा सवाल है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? तो हमारे ऑप्शन है मतवाला, सरस्वती, कल्पना, प्रतीक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आज का हमारा 16वां सवाल है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मतवाला। मतवाला। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के हमारे 17वें सवाल की तरफ। तो आज का 17वां सवाल है, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है निविदा, टिप्पण, अगला ऑप्शन है विज्ञप्ति, अगला ऑप्शन है प्रतिवेदन। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश जो दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जल्दी से बताएं सभी लोग। हमारे 4 ऑप्शन हैं निविदा, टिप्पण, विज्ञप्ति, प्रतिवेदन। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टिप्पण। टिप्पण याद रखें। अंतिम 3 सवालों की तरफ चलते हैं। तो आज का 18वां सवाल है, निम्न में से दंतोष्ट ध्वनियाँ हैं, यानी जिनमें दांत और होठों का प्रयोग होता है। हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यो और आ, रो। अगला ऑप्शन है लो कॉमा व। तीसरा ऑप्शन है पो कॉमा फ। और फाइनल ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है वो कॉमा फ। तो हमने ये बताना है कौन सी दंतोष्ट ध्वनियाँ हैं। आज का 18वां सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। दंतोष्ट बताना है हमने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व कॉमा फ। ये दंतोष्ट ध्वनियाँ हैं। दंतोष्ट ध्वनियाँ याद रखें सभी लोग। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के हमारे 19वें सवाल की तरफ। तो 19वां सवाल है हमारा, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो हमारे ऑप्शन हैं बंसीधर, भूषण, दत्ताजीराव या यशोधर बाबू। मनोहर श्याम जोशी की एक कहानी है जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। तो उस कहानी के मुख्य पात्र कौन है, हमने बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इस टाइप के सवाल ये पूछे जाते हैं हमारे परीक्षाओं में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यशोधर बाबू। सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का अंतिम सवाल देखते हैं, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षेपण, पल्लवन, प्रेक्षण या अनुवाद। यानी कोई लैंग्वेज हमारे पास आई, वो ट्रांसलेट होकर किसी जो भाषा मुझे चाहिए उसमें चली गई, तो ये जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? जैसे माना कोई कोड आया है हिंदी में और उसका रिजल्ट चाहिए इंग्लिश में, तो ये प्रक्रिया क्या होगी वही हमने बताना है। आज का हिंदी का अंतिम सवाल है। इसके बाद उत्तराखंड की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे हम। तो इसका राइट आंसर है आज के हमारे 20वें सवाल का ऑप्शन नंबर डी, अनुवाद कहते हैं इसे, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो एमसीक्यू हमारे समाप्त होते हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण वन लाइनर।
तो पहला सवाल है आज का, राज्य खेल नीति 16 जनवरी 2006 की है। देहरादून खेल अकादमी 2001 में खोली गई। अगला सवाल, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी ये कहाँ स्थित है? ये टिहरी में स्थित है। अब देखते हैं राज्य से, अगर भारत के सबसे बड़े पुरस्कारों में देखें तो सबसे पहले आता है भारत रत्न, दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। तो भारत रत्न विजेता तो उत्तराखंड से केवल एक ही व्यक्ति हैं, गोविंद बल्लभ पंत जी। आप लोग के लिए सवाल है, आपने बताना है उन्हें भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारे यहाँ से जो पद्म विभूषण विजेता रहे हैं, टोटल 5 लोगों को अभी तक प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हैं घनानंद पांडे जी, इन्हें 1969 में विज्ञान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद हैं कुंवर सिंह नेगी जी, इन्हें ब्रेल लिपि पर काम करने के लिए 1990 में से नवाजा गया। अगले व्यक्ति हैं भैरव दत्त पांडे जी, प्रशासनिक सेवाओं के लिए 2000 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। चौथे व्यक्ति हैं हमारे उत्तराखंड से सुंदरलाल बहुगुणा जी, ये पर्यावरण के लिए इन्हें 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और अंतिम व्यक्ति अभी तक के हैं, टोटल 5 लोगों को प्राप्त हुआ है। तो 5वें हैं इसमें बछेंद्री पाल जी, इन्हें पर्वतारोहण के लिए 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और ये भारत और उत्तराखंड की पहली महिला हैं जो एवरेस्ट फतह करी हैं। तो आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने लिख के बताना है बछेंद्री पाल जी ने कब एवरेस्ट फतह की थी, किस वर्ष की थी, बता सकते हैं आप लोग। अगले पॉइंट देखते हैं उत्तराखंड से पद्म विभूषण विजेता। तो सबसे पहले हैं कमलेंदुमती शाह जी, इनको 1958 में प्राप्त हुआ है समाज सेवा के लिए। 1961 में हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी को प्राप्त हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। चंडी प्रसाद भट्ट जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2005 में। और रस्किन बॉन्ड जी को सम्मानित किया गया 2014 में। यहाँ पर मैंने सारे व्यक्ति नहीं लिए हैं पद्म भूषण में, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम लिखे हैं। इसी प्रकार हमने पद्मश्री के भी केवल महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम लिए हैं, तो आपको इतने ज़रूर याद रखने हैं। सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ है हमारे उत्तराखंड से छत्रपति जोशी जी, वायरलेस के लिए 1983 में। दूसरे हैं गौरा पंत जी, चिपको आंदोलन की प्रणेता, इन्हें साहित्य नहीं होगा, इन्हें प्राप्त हुआ है पर्यावरण के लिए। अगले हैं बछेंद्री पाल जी, इन्हें पर्वतारोहण के लिए 1985 में प्राप्त हुआ है पद्मश्री। चंद्र प्रभा एतवाल जी को पर्वतारोहण के लिए सन 1990 में प्राप्त हुआ है। और रस्किन बॉन्ड जी को साहित्य के लिए 1999 में पद्मश्री प्राप्त हुआ है। लीलाधर जगूड़ी जी को साहित्य के लिए 2004 में दिया गया। यशोधर मटपाल जी को साहित्य के लिए 2005 में सम्मानित किया गया। मधुमिता बिष्ट जी को खेल के लिए 2006 में दिया गया। इनका उपनाम लिख के बताएं, मधुमिता बिष्ट जी को किस उपनाम से जाना जाता है, लिख के ज़रूर बताएं। अभिनव बिंद्रा जी को खेल के लिए 2009 में सम्मानित किया गया। प्रसून जोशी जी को संगीत के लिए 2015 में सम्मानित किया गया पद्मश्री से। बसंती बिष्ट जो जागर गायक हैं 2015 में सम्मानित किया गया। और प्रीतम भरणवाल जी को जो कि एक लोक गायक हैं, उनको 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगले देखते हैं राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता सबसे पहले व्यक्ति, तो ये हैं हरीश राणा जी उत्तरकाशी से 2003 में। अगले व्यक्ति हैं राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है मगनी देवी जी को 2008 में, सुनील चौहान जी को 2008 में। इसके बाद है संगीता अग्रवाल जी को 2013 में। उत्तराखंड से पहले महावीर चक्र विजेता हैं दीवान सिंह दानू जी। पहले अशोक चक्र विजेता हैं भवानी दत्त जोशी जी। पहले शौर्य चक्र विजेता हैं जय किरत सिंह रावत जी 2009 में। पहले कीर्ति चक्र विजेता हैं अजय वर्धन जी 2015 में। और पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं हरदयाल सिंह जी, ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीते हैं 1956 में। ये टीम स्पर्धा यानी हॉकी में स्वर्ण पदक जीते थे, याद रखेंगे। एकल प्रतियोगिता वाले हैं, आप लोग लिख के बताएं, अभिनव बिंद्रा जी भी हैं, याद रखें। इस बार एक और व्यक्ति को प्राप्त हुआ है एकल प्रतियोगिता में, उनका नाम लिख के बताएं। अब देखते हैं प्रमुख अर्जुन पुरस्कार विजेता हमारे उत्तराखंड से, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं।
सबसे पहले हैं पद्म बहादुर मल जी, इन्हें मुक्केबाजी के लिए 1962 में दिया गया। एक सवाल है आपके लिए, अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष से हुई है, लिख के ज़रूर बताएं। हरिदत्त कापड़ी जी को बास्केटबॉल के लिए 1974 में सम्मानित किया गया। हर्षवंती बिष्ट जी को पर्वतारोहण के लिए 1981 में सम्मानित किया गया। चंद्रप्रभा ऐतवाल जी को पर्वतारोहण के लिए 1981 में सम्मानित किया गया। बछेंद्री पाल जी को पर्वतारोहण के लिए 1986 में। जसपाल राणा जी को निशानेबाजी के लिए 1994 में। परिमार्जन नेगी को शतरंज के लिए 2010 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। और मनोज सरकार, ये पैरा एथलीट हैं बैडमिंटन के, 2018 में इन्हें सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। अब देखते हैं प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता। तो राज्य से पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं अंसा मनराल जी। भारत तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में इन्हें 2001 में, वेट लिफ्टिंग के लिए यानी भारत तोलन के लिए 2001 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर पुरस्कार। 2013 में चंद्रप्रभा ऐतवाल जी को और 2015 में तासी और नुंगसी मलिक जो जुड़वा बहनें हैं उन्हें दिया गया है। अगला देखते हैं उत्तराखंड से उत्कृष्ट विधायक अवार्ड विजेता। सबसे पहले व्यक्ति हैं प्रकाश पंत जी 2008 में, और पहली महिला हैं, क्रम के हिसाब से हैं चौथी, और महिलाओं के क्रम में है पहली अमृता रावत जी। इन्हें 2011 में उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है, जिसमें हमने महत्वपूर्ण उत्तराखंड के वन लाइनर और हिंदी के 20 महत्वपूर्ण पूछे गए MCQ देखे हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहा है। सेशन बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। कनिष्ठ सहायक के लिए 2 वीडियो और ऐसी आएंगी। इसके बाद जो अगले भाग हमारे आएंगे वो हमारे आगामी वीडियो VPDO को टारगेट करेंगे। सेशन बिल्कुल इसी प्रकार के रहेंगे। पहले जो हिंदी के 20 MCQ हैं पुराने पेपरों में पूछे गए वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुछ नए MCQ अपनी तरफ से देखेंगे हम, और उत्तराखंड के वन लाइनर इसी प्रकार चलते रहेंगे। इस हफ्ते 2 वीडियो तो इसी प्रकार की आने वाली हैं आपके लिए, उत्तराखंड वन लाइनर और सामान्य हिंदी MCQ, और एक वीडियो आएगी उत्तराखंड वर्तमान में कौन किस पद पर आसीन है, उससे रिलेटेड वीडियो आएगी। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, तो चैनल से जुड़े रहें, पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। सेशन पसंद आते तो उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।